नमस्कार मित्रों। जब भी कोई विवाद या लड़ाई झगड़ा होता है तब एक पक्ष पुलिस में रिपोर्ट करता है। कभी कभी दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। तब पहला भय उत्पन्न होता है पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने का, और दूसरा भय होता है कि न्यायालय से जमानत होगी या नहीं होगी। और ऐसे ही वक्त पर कुछ विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल करवा लें या अग्रिम जमानत करवा लें या गिरफ्तारी के पूर्व की जमानत करवा लें। क्या है ये अग्रिम जमानत, क्या है ये एंटीसिपेटरी बेल, कौन से न्यायालय इसको दे सकते हैं, कहाँ आवेदन लगता है, कैसे आवेदन लगता है, क्या इसके सिद्धांत हैं, ये सब लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं प्रदीप कुमार व्यास, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल लीगल एजुकेशन बाय प्रदीप कुमार व्यास में स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भारतवर्ष के समस्त अभिभाषकगण, भारतवर्ष के समस्त न्यायाधीशगण, लॉ के सारे स्टूडेंट्स, हमारे पैरा लीगल वॉलेंटियर्स और लीगल एड से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता और भारत के वह सभी सम्मानीय नागरिक जो जमानत के कानून के बारे में जानना चाहते हैं, उन सब का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हमारे परीक्षार्थीगण जो सिविल जज और एडीपीओ या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की परीक्षा दे रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। विगत दिवस मैंने बेल नॉट जेल के नाम से एक सीरीज शुरू की थी। वीडियो में आपके सामने पीछे फ्लैश हो रहा है स्लाइड पर। मैंने पहला वीडियो जो आपको दिया था, आपको दिख रहा होगा, जिसमें मैंने डिफ़ॉल्ट बेल अंडर सेक्शन 167(2) पर चर्चा की थी। अपने दूसरे वीडियो में मैंने 4 प्रकार की जमानतें जो नंबर 2 से 5 पर उल्लेखित है उनकी चर्चा की थी। तीसरे वीडियो में मैंने बेल के जो बेसिक प्रावधान है 437 और 439 सीआरपीसी उन पर चर्चा की थी। और आज का विषय है 438 सीआरपीसी या एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का ये प्रावधान आपके सामने है 438 सीआरपीसी, जो ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसी रीजनेबल जो है एप्रीहेंशन या युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होती है कि उसे किसी अजमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में आवेदन दे सकता है। और ऐसा न्यायालय यदि उचित समझे तो यह निर्देश दे सकता है कि व्यक्ति को गिरफ्तार न किया जाए बल्कि उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए। ये इसका बेसिक प्रावधान है। इसका प्रावधान का नेचर कैसा है, ये प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न हो सकता है कि क्या ये पावर डिस्क्रिशनरी है या मैंडेटरी है। आपने आवेदन लगा दिया तो जमानत देना जरूरी है या न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। तो कहा गया है, आपको स्लाइड पर फ्लैश हो रहा होगा, कि ये पावर असाधारण या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है जिनका बहुत एक्सेप्शनल परिस्थितियों में उपयोग किया जाना चाहिए। 3 सुप्रीम कोर्ट आपके सामने हैं, जिसमें लेटेस्ट पी चिदम्बरम वाला न्याय दृष्टांत आपके सामने फ्लैश हो रहा है, या 2019 सुप्रीम कोर्ट डीके गणेश बाबू, स्टेट ऑफ एमपी विरुद्ध प्रदीप शर्मा। इन तीनों मामलों में ये कहा गया है कि अग्रिम जमानत की शक्तियाँ असाधारण शक्तियाँ हैं जिनका अपवाद स्वरूप प्रयोग किया जाना चाहिए। वे कौन से असाधारण मामले हो सकते हैं, वे कौन सी एक्सेप्शनल कंडीशन हो सकती है, इन पर मैं आपके सामने आगे चर्चा करूंगा। जो भी एप्लीकेशन लगेगी उसके सपोर्ट में एक एफिडेविट हमको लगाना पड़ेगा। वो एफिडेविट या तो एक्यूज का खुद का हो सकता है या उसके परिवार के किसी सदस्य का या किसी मित्र का हो सकता है, जिस एफिडेविट में वो ये सारे तथ्य बतलाएंगे कि हमें गिरफ्तारी की आशंका क्यों है, कौन वो व्यक्ति है जो हमारे विरुद्ध मामला दर्ज कर सकता है, क्या मामला है, इसके बारे में सारे तथ्य उस एफिडेविट में उल्लेखित किए जाएंगे। और अभी लेटेस्ट सुशीला देवी अग्रवाल वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आया है, उसमें भी ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा है कि जब भी आवेदन लगाया जाए उस आवेदन में हमें स्पष्ट तथ्य लिखना चाहिए, वेग और साधारण कथन नहीं करना चाहिए, बल्कि कॉन्क्रीट और स्पष्ट कथन करना चाहिए कि क्यों गिरफ्तारी की आशंका है। तो इस तरह से आवेदन और उसके साथ एक शपथ पत्र देना होता है। जैसा मैंने उल्लेखित किया कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों को ये पावर है, कंकरेंट पावर है, समवर्ती शक्तियां हैं। तो आखिर एक्यूज को पहले कहां जाना चाहिए? स्लाइड पर आप देख रहे होंगे कि एक्यूज को सबसे पहले जो है अप्रोच करना चाहिए सेशन कोर्ट में। उसका कारण यह है कि सेशन कोर्ट में यदि आपका आवेदन खारिज हो गया तो अभी एक रेमेडी हमारे पास हाई कोर्ट की ओर रहेगी। लेकिन यदि हम सीधे हाई कोर्ट चले गए तो फिर जो सेशन कोर्ट जो उनसे जो है नीचे की पायदान का न्यायालय है, वो फिर ऐसा बेल देने में हिचकते हैं। हालांकि दूसरा आपके सामने छोटे खां वाला मामला फ्लैश हो रहा है, उसमें कहा गया है कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन लवेश, गुरुचरण सिंह, ये सारे सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि एक्यूज को सबसे पहले सेशन कोर्ट में अप्रोच करना चाहिए। क्या
एंटीसिपेटरी बेल का सेकंड एप्लीकेशन मेंटेनेबल है? यस, युवराज का मामला आपके सामने है। और जो एफिडेविट लगाया जाएगा उसमें आपको यह भी लिखना चाहिए कि मेरा आवेदन फर्स्ट है या सेकंड है। क्या क्राइम रजिस्टर्ड होना जरूरी है? एक प्रश्न ये भी उत्पन्न हो सकता है हमारे लर्नेड एडवोकेट्स के दिमाग में, हमारे लर्नेड जजेस के दिमाग में। तो सुशीला देवी अग्रवाल वाले मामले में, गुरुचरण सिंह सिब्बा वाले मामले में और दीपक महाजन, इन तीनों सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि एंटीसिपेटरी बेल देने के लिए क्राइम का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, केवल गिरफ्तारी की युक्त आशंका पर्याप्त है। क्या चार्जशीट पेश हो जाने के बाद एंटीसिपेटरी बेल का आवेदन लगाया जा सकता है? आंसर किया रविंद्र सक्सेना वाले मामले में यस, चार्जशीट पेश हो जाने के बाद भी हम जो है एंटीसिपेटरी बेल का आवेदन लगा सकते हैं। भरत चौधरी वाला मामला आपके सामने, इसमें भी कहा गया कि गिरफ्तारी के पूर्व किसी भी समय हम ऐसा आवेदन दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, वारंट जारी किया, नॉन बेलेबल वारंट। क्या एंटीसिपेटरी बेल चलेगी? अरविंद विदुर रूपाली वाला मामला आपके सामने फ्लैश हो रहा है। इसमें 498 का कॉग्निजेंस लिया था मजिस्ट्रेट साहब ने और नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था। कहा गया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कि यस, एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल है। मैं यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षार्थियों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और हमारे एकेडमिक जो है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है कि एंटीसिपेटरी बेल के बारे में पहले दो तरह के व्यू थे। पहला व्यू यह था कि एंटीसिपेटरी बेल पूरे केस के लिए दी जाना चाहिए, उसकी कोई अवधि निश्चित नहीं करना चाहिए, उसकी कोई जो है लाइफ को जो है उसको तय नहीं करना चाहिए कि चार्जशीट पेश होने तक या 1 माह तक वगैरह, पूरे केस के लिए दिया जाना चाहिए, क्योंकि 438 सीआरपीसी में ऐसा कोई राइडर नहीं है। 3 सुप्रीम कोर्ट आपके सामने फैसले हो रही है, गुरुबख्श सिंह सिब्बा, सिद्धाराम मैत्रे और बद्रेश बिपिन भाई, तीनों मामलों में यही मत माना गया था कि एंटीसिपेटरी बेल पूरे केस के लिए दिया जाना चाहिए, लिमिटेड पीरियड के लिए नहीं देना चाहिए। देखिए सेकंड व्यू है सलाउद्दीन शेख, केएल वर्मा, सुनीता देवी, निर्मलजीत कौर, सतपाल सिंह। इन सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं भाई, एंटीसिपेटरी बेल एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए दिया जाना चाहिए, जैसे चार्जशीट पेश होने तक, 1 माह तक, ताकि एक्यूज अपना रेगुलर बेल कंसर्न कोर्ट में जाके करा सके। ये 2 मत थे, दोनों सुप्रीम कोर्ट थी। अंततः मामला लार्जर बेंच को रेफर हुआ कि आखिर कौन सा मत सही है, लिमिटेड पीरियड के लिए देना चाहिए या पूरे मामले के लिए देना चाहिए। तो सुशीला अग्रवाल विरुद्ध स्टेट एनसीटी दिल्ली 2020 जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपके सामने फ्लैश हो रही है, इसमें 2 प्रश्न रेफर किए गए थे सुप्रीम कोर्ट को कि क्या अग्रिम जमानत की जो है पावर 438 सीआरपीसी के तहत उनमें जो लाभ दिया जाता है कि उसको वो लिमिटेड पीरियड के लिए होना चाहिए, ताकि वो अपने ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करके अपनी रेगुलर बेल करा सके। दूसरा प्रश्न ये रेफर किया था कि क्या मजिस्ट्रेट द्वारा या कोर्ट द्वारा समन जारी करते ही एंटीसिपेटरी बेल की अवधि समाप्त हो जाना चाहिए। ये 2 प्रश्न रेफर हुए। देखिए आंसर आपके सामने है। इन दोनों रेफरेंस का उत्तर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने दिया कि शब्द देखिए, इनवेरिएबली फ्लैश हो रहा आपके सामने शब्द, सामान्यतः एंटीसिपेटरी बेल पूरे मामले के लिए दिया जाना चाहिए, उसकी अवधि निश्चित नहीं करना चाहिए। इन पावर को जो है ऐसा यूज करना चाहिए कि एक्यूज को पूरा लाभ मिले। साथ में आप 437(3) की जो शर्तें हैं या 438(2) की जो शर्तें वो लगा सकते हैं, लेकिन अवधि नहीं बांधना चाहिए। लेकिन किसी पिक्युलर केस में कोई पिक्युलर सर्कमस्टेंसेस है तो वहां आप उसकी अवधि भी बांध सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये किया कि न्यायालय द्वारा समन्स जारी करते ही एंटीसिपेटरी बेल की अवधि समाप्त नहीं होती है, बल्कि एंटीसिपेटरी बेल पूरे केस के लिए चलती रहती है जब तक कि उस आदेश में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दिए हो। इस तरह से संविधान पीठ ने उत्तर दिया कि सामान्य रूप से एंटीसिपेटरी बेल सीमित अवधि के लिए नहीं देना चाहिए, लेकिन किसी पिक्युलर केस की कोई पिक्युलर सर्कमस्टेंसेस है तो अवधि भी बांधी जा सकती है और समन जारी करने पर यह जो है समाप्त नहीं होती है, एंटीसिपेटरी बेल पूरे केस के लिए जारी रहती है। ये हमारा उत्तर आया। मैं परीक्षार्थीगण से आग्रह करूंगा कि प्रश्न ये बन सकता है कि अग्रिम जमानत की अवधि के बारे में संविधान पीठ ने रेफरेंस का क्या उत्तर दिया, समझाइए। तो इस तरह से इस प्रश्न को तैयार करें। इस संविधान पीठ ने एक बात और अच्छी की कि अग्रिम जमानत के लिए क्या क्या सिद्धांत अपनाने चाहिए, उसके बारे में विस्तार से उन्होंने जो है वर्णन किया कि आखिर वे कौन से पैरामीटर है जो ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने सुशीला अग्रवाल वाले मामले में पहला तो ये कहा कि जो भी आवेदन दें उसमें वेग और सामान्य से कथन नहीं करना चाहिए, बल्कि क्लियर
अनएम्बिग्यूअस और कॉन्क्रीट जो है स्टेटमेंट देना चाहिए कि हमें गिरफ्तारी की युक्तियुक्त आशंका क्यों है, किसकी रिपोर्ट पर से हमें गिरफ्तारी की आशंका है, कौन से वो अपराध है और हमारा मामला क्या है, इसके बारे में स्पष्ट आवेदन देना चाहिए। एफआईआर दर्ज हो या आवश्यक नहीं है, युक्तियुक्त आशंका पर्याप्त है। दूसरा सिद्धांत उन्होंने ऐसा बताया कि जब भी ऐसा आवेदन कोर्ट के सामने आए, कोर्ट को पहला काम यह करना चाहिए कि प्रोसिक्यूटर को उसकी नकल देकर उससे मामले की रिपोर्ट बुलवाना चाहिए। चाहे आप इंटरिम बेल दे रहे हो तब भी पहले प्रोसिक्यूटर को नकल दें और उनसे रिपोर्ट बुलाएं। एक उन्होंने ये महत्वपूर्ण बात कही। तीसरा उन्होंने सिद्धांत बताए, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, गवाहों को प्रभावित करने की संभावना, फरार होने की संभावना, भारत से भाग जाने की संभावना, एक्यूज का रोल, एक्यूज की अपराध के समय क्या भूमिका थी, उसका कंडक्ट कैसा था, उसका सोशल स्टेटस, ये सारे सिद्धांत बताए कि इन सबको ध्यान में रखना है और गिरफ्तारी की आशंका का युक्तियुक्त परीक्षण करते हुए आदेश पारित करना है। यह भी कहा गया कि ये शक्तियां विवेकी शक्तियां हैं, लेकिन विवेकाधिकार का प्रयोग इन सारे सिद्धांतों के आधार पर करना चाहिए। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह भी कहा कि कभी भी एंटीसिपेटरी बेल के ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक ऑर्डर होना चाहिए कि किस थाने के किस अपराध में किस परिवादी की रिपोर्ट के संदर्भ में यह जमानत दी जा रही है, ताकि अभियुक्त को कोई अनुचित अवसर इससे प्राप्त न हो जाए। इस मामले में यह भी कहा गया कि एंटीसिपेटरी बेल दे दी है, मात्र इस कारण इन्वेस्टिगेशन प्रभावित नहीं होता। अनुसंधान एजेंसी को अपना कार्य उसी तरह से करते रहना चाहिए जैसे वह पहले कर रहे थे। एक्यूज को एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है, इसका इन्वेस्टिगेशन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इस मामले में यह भी कहा कि जिस व्यक्ति की एंटीसिपेटरी बेल हो जाती है, पुलिस उसको पूछताछ के लिए बुला सकती है और उससे नए तथ्यों का पता लगा सकती है, जैसा धारा 27 इंडियन एविडेंस एक्ट में कहा गया कि तथ्यों का पता लगाना। तो वो जो पूछताछ की जाती है या जो रिकवरी की जाती है किसी प्लेस से किसी वस्तु की, उसके लिए इसको डीम्ड कस्टडी माना गया। एक ही उसको सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, जमानत पर रहते हुए पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है और वस्तुओं की बरामदगी कर सकती है। यदि एक्यूज इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसका आवेदन खारिज करने के लिए भी जो है उसका एंटीसिपेटरी का आदेश खारिज करने के लिए भी संबंधित न्यायालय में कार्रवाई कर सकते हैं। इस मामले में यह भी बताया गया कि जो पूर्व के मामले थे जिसमें सीमित अवधि के लिए एंटीसिपेटरी बेल देने वाला व्यू और न देने वाला व्यू, दोनों को हम ओवररूल्ड करते हैं और ये नई व्यवस्थाएं देते हैं। इस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने ये पूरे सिद्धांत दिए जो आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। एक प्रताप सिंह वाला मामला आपके सामने फ्लैश हो रहा है एमपी हाई कोर्ट का। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया प्रचार से न्यायालय को प्रभावित नहीं होना चाहिए। यदि एंटीसिपेटरी बेल का फिट केस है तो जमानत दे दी जाना चाहिए। एक बलवीर सिंह का मामला जिसमें स्टेट ऑफ एमपी विरुद्ध प्रदीप शर्मा वाले मामले को एक्सप्लेन किया गया कि एक्यूज फरार हो गया है तो क्या उसका एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है। आंसर दिया कि नहीं, मेंटेनेबल है और अगर समग्र परिस्थितियों में जमानत का पात्र है तो जमानत दी जाना चाहिए। लेकिन अभी 28 जनवरी 2021 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने GR आनंदा बाबू विरुद्ध स्टेट ऑफ तमिलनाडु में SLP जो आपके सामने 2013-21 फ्लैश हो रही है, उसमें जजमेंट दिया कि फरार अभियुक्त गण को इन असाधारण शक्तियों का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। सेक्शन 18 प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट SC/ST एक्ट का आपके सामने फ्लैश हो रहा है। धारा 18 में यह कहा गया है SC/ST एक्ट में कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के प्रावधान इस अधिनियम पर लागू नहीं होते हैं। लेकिन दो सुप्रीम कोर्ट, पृथ्वीराज चौहान AIR 2020 सुप्रीम कोर्ट, विलास पांडुरंग पवार AIR 2012 सुप्रीम कोर्ट, दोनों में यह कहा गया कि कोर्ट को यह देखना चाहिए कि क्या SC/ST एक्ट की धारा 3 का अपराध बन रहा है। यदि बन रहा है तब तो धारा 18 लागू होगी और एंटीसिपेटरी बेल का आवेदन नहीं चलेगा। लेकिन यदि प्राइमा फेसी धारा 3 का अपराध ही नहीं बन रहा है तो एंटीसिपेटरी बेल का आवेदन मेंटेनेबल भी हो सकता है और उचित मामले में दी भी जा सकती है। एक मंजू देवी आपके सामने फ्लैश हो रहा है। मंजू देवी में यह कहा गया कि SC/ST एक्ट में यह डिफेंस कि हमको झूठा फंसाया गया है, झूठी रिपोर्ट की गई है, ये सारे गुणदोष की विषय वस्तु है। सिर्फ इतना देखा जाएगा कि प्राइमा फेसी केस यदि नहीं बनता है तो एंटीसिपेटरी बेल चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। सेक्शन 59 MP एक्साइज एक्ट, इसमें भी ये प्रावधान है कि एंटीसिपेटरी बेल का आवेदन धारा 34(2) के मामलों में, अर्थात 50 बल्क लीटर से अधिक शराब वाले मामले में और जहरीली शराब वाले मामले में मेंटेनेबल नहीं होता है। JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस केयर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, इसमें भी धारा 438 का
प्रोविजन लागू नहीं होता है, अर्थात जुवेनाइल कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, विधि संबंधी विरोध में किशोर के जो मामले होते हैं जो है किशोर न्याय बोर्ड में चलते हैं, उनमें भी एंटीसिपेटरी बेल लागू नहीं होती है। कमलेश गुर्जर और अंकेश गुर्जर की डीबी आपके सामने फ्लैश हो रही है, तो ये भी ध्यान रखें कि जे एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल नहीं चलती है, क्योंकि वहाँ धारा 12 में ये प्रावधान है कि बेल मैंडेटरी है, जिनके बारे में आगे विशेष अधिनियम वाले मामले में मैं चर्चा करूँगा उस समय। यदि एंटीसिपेटरी बेल लिमिटेड पीरियड के लिए दी है, अर्थात चार्जशीट पेश होने तक 1 माह तक, और ये डायरेक्शन दिया है कि चार्जशीट पेश होने पर अभियुक्त नियमित न्यायालय में आवेदन देकर अपना जमानत प्राप्त करें, या 1 माह बाद नियमित न्यायालय में अपना आवेदन देकर जमानत प्राप्त करें, तो उसका आवेदन कहाँ चलेगा? उसका आवेदन अगर अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है तो सेशन कोर्ट में लगेगा, और बाकी मामलों में मजिस्ट्रेट के यहाँ लगेगा। योगेश विरुद्ध स्टेट, रामकिशोर साकेत, दोनों एमपी हाई कोर्ट, उसमें ये कहा गया है कि यदि अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है तो कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है वो सेशन कोर्ट होता है। सब्सिक्वेंट बेल एप्लीकेशन 438 की जितनी भी पेश होती है उसमें वही सिद्धांत है जो 437 और 439 के बेल में है कि वो उसी जज के सामने रखी जाएगी जिसने पहला बेल एप्लीकेशन सुना और निराकृत किया है। AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट, आपका शहजाद हसन वाला मामला और बुद्धा कोट्टा सुब्बाराव वाला मामला, दोनों सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि एक एक्यूज के जितने बेल एप्लीकेशन हैं वो एक ही जज के सामने रखे जाएंगे और सुने जाएंगे। प्रीवियस बेल एप्लीकेशन यदि विड्रॉ कर ली हो, नॉट प्रेस कर दी हो, तब भी उन्हीं के सामने रखी जाएगी। मुन्ना सिंह तोमर आपके सामने है, और शहजाद हसन वाले मामले में विड्रॉ ही किया था उन्होंने, डिसमिस एज विड्रॉन ये हुआ था, तब उन्होंने ये कहा कि नहीं, चार्जशीट पेश होने तक की स्थिति यह है कि सारे सब्सिक्वेंट बेल एप्लीकेशन उन्हीं जज के सामने जाएंगे। शरद विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अभी 8/8/2019 का एक जजमेंट है, इस पर भी कई विद्वान ध्यान दिलाते हैं। इसमें यह हुआ था कि सेशन कोर्ट ने बेल खारिज की, हाई कोर्ट ने भी बेल खारिज कर दी, मामले में वापस सेशन कोर्ट में दूसरा आवेदन लगा, सेशन कोर्ट ने अलाउ कर दिया, हाई कोर्ट ने उसका आदेश को खारिज कर दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई लॉ नहीं है कि सेकंड बेल एप्लीकेशन ASJ के सामने नहीं चल सकती है, ऐसा कोई लॉ नहीं है। लेकिन यहाँ मैं उल्लेखित करूँगा, इस मामले में ये हुआ था कि हाई कोर्ट में उन्होंने बेल को नॉट प्रेस किया था और विड्रॉ कर लिया था उस एप्लीकेशन को, और फिर उन्होंने सेशन कोर्ट में लगाया था। उस पर यह विधि प्रतिपादित की गई थी कि क्या चलने योग्य है नहीं। तो शहजाद हसन वाले मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ऐसा आवेदन उसी जज के सामने रखेंगे जिन्होंने पहला बेल एप्लीकेशन सुना था और निराकृत किया था, अर्थात वो बेल हाईकोर्ट के सामने रखी जाना थी। 1987 सुप्रीम कोर्ट वाला जो रूल है, अर्थात एक एक्यूज की सारी बेल सब्सिक्वेंट जितनी भी एक ही जज सुनेगा, ये चार्जशीट पेश होने तक के लिए है। क्या पेरिटी लागू होती है एंटीसिपेटरी बेल पर? तो मेरा ये कहना है कि जो बाद में जो एक्यूज आया पेरिटी को लेकर, उसको भी ये बताना पड़ेगा कि मेरा मामला भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल है, जैसा कि उस एक्यूज का था जिसको जो है न्यायालय ने एंटीसिपेटरी दी, क्योंकि ये पावर कैसे हैं, एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। अर्थात उसको जमानत इसलिए दी गई कि उसका कैंसर लास्ट स्टेज पर था, तो एक्सेप्शनल केस माना उनका। तो क्या आपका केस वैसा ही है? यदि है तो पेरिटी लागू होगी, अन्यथा लागू नहीं होगी। नीरू यादव वाले मामले में कहा गया कि हिस्ट्री सीटर के मामले में पेरिटी लागू नहीं होती है। पुष्पेंद्र यादव वाले मामले में कहा गया कि यदि राइडर है, धारा 34 एक्साइज एक्ट में राइडर है 59A MP एक्साइज एक्ट का, यदि उस राइडर पर विचार किए बिना बेल दी गई है तो भी पेरिटी लागू नहीं होगी। सेक्शन 37 NDPS एक्ट का बार है, कमर्शियल क्वांटिटी वाले मामले में बेल का, उसको विचार किए बिना दी एंटीसिपेटरी बेल दी, तो सतपाल वाले मामले में कहा कि वहाँ भी जो है पेरिटी लागू नहीं होगी। मेन एक्यूज है, उसका रोल अलग है, वहाँ भी पेरिटी लागू नहीं होती है। एक आपके सामने और स्थिति रखूँगा कि यदि एंटीसिपेटरी बेल हाईकोर्ट ने दे दी या वरिष्ठ न्यायालय ने दे दी और ये निर्देश दिए कि नियमित न्यायालय में जमानत आवेदन 1 माह में पेश करें, 1 माह के बाद उसने नियमित न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया, तब उस नियमित न्यायालय को उस आवेदन को कैसे कंसीडर करना चाहिए? कथुआ, पटेल और छोटेलाल 2 जजमेंट आपके सामने MP हाई कोर्ट के फ्लैश हो रहे हैं। इसमें कहा गया कि उस कोर्ट को ये देखना चाहिए कि एंटीसिपेटरी बेल देने के बाद क्या कोई नया साक्ष्य संग्रहित हो गया,
जो उसको बेल के लिए अयोग्य बना रहा है? यदि ऐसा है तभी बेल खारिज करना चाहिए, अदरवाइज बेल दी जाना चाहिए। और अगर नहीं दे रहे हैं तो एक स्पीकिंग आदेश लिखना चाहिए कि माननीय वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत देने के बाद क्या परिवर्तन हुआ, कौन सी ऐसी साक्ष्य आई जिसने इसको जमानत के अयोग्य, नियमित जमानत के अयोग्य बना दिया। भारत स्टार सर्विसेज लिमिटेड का एक जजमेंट आपके सामने फ्लैश हो रहा है, जिस पर मैंने 437, 439 की बेल के समय भी चर्चा की थी कि जो कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले हैं उसमें जब भी आप एंटीसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल या किसी भी बेल का लाभ दें तब एक राशि उससे जमा करवा लेना चाहिए। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि कई जो है कंपनियां बन जाती है, पैसा 3 साल में दुगना हो जाएगा, 15% रिटर्न मिलेगा वगैरह वगैरह करके कई लोगों से पैसा जमा कर लेते हैं। साल 2 साल बाद कंपनी ताला लगा के फरार हो जाती है। वहाँ ऐसे एक्यूज जब पकड़ में आते हैं तब उनसे एक निश्चित धनराशि जमा करवाना चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले होते हैं। कई विद्वान हमारे फैद अहमद विरुद्ध स्टेट ऑफ एमपी का उदाहरण देख रहे हैं, इसमें कहा गया था कि ऐसी राशि जमा नहीं कराना चाहिए, लेकिन फैद अहमद वाले मामले में यह आदेश हुआ था कि पीएम केयर फंड में राशि जमा कराएं। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, जमानत के समय ऐसी शर्त नहीं लगा सकते हैं कि पीएम केयर फंड में पैसा जमा कराओ या सीएम केयर फंड में जमा कराओ, ये उचित नहीं है। मोतीराम वाले मामले पर रिलाय करते हुए जो थ्योरी थी, मोतीराम में ये केस था कि उसके पास चोरी का मामला था, बेल की व्यवस्था नहीं थी उसके पास, तो नगद राशि मांगी गई थी, तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि ऐसी नगद धनराशि नहीं मांगना चाहिए। दिलीप सिंह विरुद्ध स्टेट, अभी लेटेस्ट जजमेंट है 19 जनवरी का। 19 जनवरी 2021 के जजमेंट में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा कि न्यायालयों से रिकवरी एजेंट की तरह कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। अर्थात ये उसी पर टिप्पणी की। ये एक एमपी हाई कोर्ट का एक केस था जिसमें एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, 41 लाख रुपए ले लिए और रजिस्ट्री नहीं कराई थी। तो वहाँ न्यायालय ने शर्त लगाई कि 41 लाख रुपए जमा कराएं तो इसको जमानत इतनी पे छोड़ा जाए। वहाँ कोर्ट ने टिप्पणी की कि न्यायालय को इस तरह से रिकवरी एजेंट का कार्य नहीं करना चाहिए। ये विधि अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने जो भारत स्टार सर्विस वाले मामले या अन्य मामलों की चर्चा की वो मामले हैं जहां हजारों लोग या सैकड़ों लोगों का पैसा एक कंपनी लेके फरार हो जाती है। ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले हैं जो करोड़ों और अरबों रुपए इस तरह का गबन करके चले जाते हैं, और वो जब आते हैं पकड़ में तब राशि जमा करने की बात कह रहा हूँ। और ये राशि भी अंडर प्रोटेस्ट कोर्ट में जमा रहती है, किसी को दी नहीं जाना है। इसका जो भी निराकरण होगा केस के अंतिम निराकरण के समय इस पर विचार किया जाएगा। अतः ये बिल्कुल विधि सही है कि हमें रिकवरी एजेंट का कार्य नहीं करना है, लेकिन अंडर प्रोटेस्ट राशि जमा कराने का जो लॉ है भारत स्टार सर्विसेज वाला या 2019 सुप्रीम कोर्ट, वो अपनी जगह है। अभी भी सेक्सुअल असाल्ट के मामले में जनरली स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विरुद्ध मोहम्मद साजिद हुसैन वाले मामले में कहा गया कि इन मामलों में हमें एंटीसिपेटरी बेल देने से बचना चाहिए, अर्थात पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाए उसके बाद ही विचार करना चाहिए, प्रारंभिक स्तर पर नहीं देना चाहिए। केस डायरी में क्या देखें इसके बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जब भी केस डायरी आती है हमारे लर्नेड एडवोकेट को डायरी देखने का जो अधिकार नहीं होता, क्योंकि वो प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है, लेकिन डायरी के ऊपर एक पुलिस रिपोर्ट लगी रहती है, उसको देखना चाहिए। उसको देखने से आपको ये पता लग जाएगा कि हमारे एक्यूज का रोल क्या है, हमारे एक्यूज का केस कैसे हमको एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बताना है, किस तरह से इसका एंटीसिपेटरी बेल के प्रयोग में इसका केस लाना है। और FIR को जो है नकल आजकल अपलोड होने लगी है एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के डायरेक्शन में, सूचना के अधिकार में, वो भी आप ले सकते हैं उसकी कॉपी, उसको देखना चाहिए और आर्ग्यू करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन यदि इनिशियल स्टेज पर हैं तब कोर्ट की ड्यूटी यह है कि हमें जो है एंटीसिपेटरी बेल देते समय सीमित अवधि के लिए ही विचार करना चाहिए। अब मैंने जो शुरू में एक चर्चा की थी कि एंटीसिपेटरी बेल एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल केस में देना चाहिए। क्या हो सकते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी मामले, क्या हो सकते हैं एक्सेप्शनल केस, ये हमारे कई लर्नेड एडवोकेट के दिमाग में भी होगा, हमारे जजेस के भी दिमाग में होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल देता हूं आपके सामने। एक शासकीय सेवक है, नल पे पानी भरने को विवाद हुआ, मैं पहले पानी भरूंगा, मैं पहले भरूंगा, उनको ऑफिस जाने की जल्दी है, इनको दुकान खोलने की जल्दी, दोनों में झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, पुलिस रिपोर्ट हो गई, ये एंटीसिपेटरी आई। अब शासकीय सेवक के मामले में ये होता है कि यदि वो 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में रह जाते हैं तो सर्विस कंडक्ट रूल्स के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है, उनको सस्पेंड करना पड़ता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, उनकी सर्विस पे जो है मतलब जो है खतरा मंडरा सकता है। तो ऐसे मामले में जहाँ शासकीय सेवक हो और लघु प्रकृति के मामले हो, वहाँ भी हम इनको कह सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल केस है कि यदि इस लोक सेवक को या इस शासकीय सेवक को लाभ नहीं दिया गया तो इसकी सेवा में जो है
गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। स्टूडेंट है, मोटरसाइकिल पार्क करने को या मोटरसाइकिल टकराने को लेकर विवाद हो गया, लड़का बी कर रहा है या एमबीए कर रहा है या एमबीबीएस कर रहा है, विवाद हो गया, पुलिस रिपोर्ट हो गई, उसका अरेस्ट है। तो वहाँ भी वो चूंकि अभी स्टूडेंट है, उसका पूरा भावी कैरियर उसके सामने है, यदि वो जेल चला गया, अरेस्ट हो गया, तो उसका जो है आगे का कैरियर प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे नवयुवक और स्टूडेंट को भी के मामले को भी हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल मान सकते हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, आपने नाम सुना होगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, ये इन मामलों में जनरली अरेस्ट होती है और ये इन दोनों मामलों में जो है नॉन बेलेबल है दोनों मामले। तो इनको भी हम कह सकते हैं कैसे विवाद हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट या ये पारिवारिक विवाद है, पति पत्नी के झगड़े हैं, यहाँ भी हम इनको एक्सेप्शनल मान सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मान सकते हैं। सिविल डिस्प्यूट वास्तव में लेन देन का विवाद है, उसमें भी झगड़ा हो गया है। मकान मालिक किराएदार का विवाद, मूल झगड़ा मकान खाली करवाना है लेकिन उसमें मारपीट हो गई, इसको भी हम मान सकते हैं कि मूल विवाद जो है सिविल डिस्प्यूट्स हैं। 306 आईपीसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण, एक ही उसका केस ये है कि साहब हम हमारे उधारी का पैसा मांगने गए, हमने कहा हमारा उधारी का पैसा दो भैया, कब दो लौटाओगे, वो पैसे की मांग की, वो जाके लटक गया पंखे से। तो हम तो हमारा उधारी का पैसा मांगने गए थे, हम उसको आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने नहीं गए थे, ऐसे मामले हो सकते हैं। वयस्क महिला है, शादी का वादा करके जो है उसके साथ संबंध बनाए गए और बाद में वो शादी का वादा करके बलात्कार का मामला लाई, बाद में उसने एफिडेविट दे दिया कि हमारा एमिकेबल सेटलमेंट हो गया है, ऐसे मामले हो सकते हैं। 324 आईपीसी का मामला मान के बेल दी गई, बाद में फ्रैक्चर निकल गया तो 326 हो गया। कैंसर लास्ट स्टेज पर है, गर्भवती महिला है, ये ऐसे मामले जो है, और जैसे जैसे आप अध्ययन करेंगे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से मामले एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल हो सकते हैं। तो हमें बताना है कि हमारा मामला क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल है और क्यों हमें इन शक्तियों का लाभ दिया जाना चाहिए। बेल ऑर्डर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, बेल ऑर्डर के फॉर्मेट में भी आपको जो लर्नेड जजेस हैं उनको लिखना चाहिए कि ये मामला इसलिए अपवाद स्वरूप का है और इन असाधारण शक्तियों को इसलिए प्रयोग किया जा रहा है कि लोक सेवक है, पारिवारिक विवाद है, सिविल डिस्प्यूट है, कैंसर लास्ट स्टेज पर है, गर्भवती महिला, जो भी कारण है। तो ये बताना चाहिए कि क्यों हम इसको एक्सेप्शनल मान रहे हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मामला मान रहे हैं। ड्राफ्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, हमारे लर्नेड एडवोकेट से आग्रह करूँगा कि ड्राफ्टिंग भी ऐसी करें कि उसमें बताएं कि क्यों मेरे एक्यूज का केस एक्सेप्शनल है, क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्यों इसका लाभ नहीं दिया जाना चाहिए उसको 438 का, और नहीं दिया तो उसके क्या परिणाम होंगे, और उसी तरह से अपने केस को आर्ग्यू करना चाहिए, उसी तरह से बताना चाहिए। क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं परीक्षा में, जैसा मैंने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अभी नवीनतम न्याय दृष्टांत में एंटीसिपेटरी बेल की अवधि के बारे में रेफर किए गए प्रश्नों को क्या उत्तर दिया, या उन्होंने बेल एंटीसिपेटरी बेल के कौन से सिद्धांत बतलाए उनको समझाइए वगैरह, इस तरह के प्रश्न बनेंगे, इनको आप तैयार करिए। पैरालीगल वॉलंटियर्स का क्या रोल है, वो जब भी जो है फील्ड में जाएं, या हमारे लीगल एड के जितने कार्य अधिकारीगण हैं जब भी फील्ड में जाएं, लोगों को इस अग्रिम जमानत की शक्ति के बारे में बताएं कि कैसे इन शक्तियों का प्रयोग होता है और कैसे आप इनका लाभ ले सकते हैं। कई बार ऐसे छोटे छोटे मामले में कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं या भारी तनाव में आ जाते हैं, तो वहाँ हमारे लीगल एड वाले जितने लोग हैं उनकी ड्यूटी है कि उनको इस अधिकार की जानकारी दें। ये मैंने आपके सामने अग्रिम जमानत के बारे में पूरी विधि रखी। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप समझ चुके होंगे कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में आवेदन लगता है, इसका पहले सेशन न्यायालय में जाना चाहिए, आवेदन के साथ अपने सारे तथ्य और शपथ पत्र लगाना चाहिए और अपने मामले को असाधारण और अपवाद स्वरूप मामला है ये बताते हुए आर्ग्यू करना चाहिए, और ये बताते हुए आपको अपना पूरा मामला एडवोकेट्स को रखना चाहिए और जजेस को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मामला है तो उनमें इन शक्तियों का लाभ दिया जाना चाहिए। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो से आपको अग्रिम जमानत के बारे में ज्ञान मिला होगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अब आगे में स्पेशल एक्ट में जमानत के बारे में क्या प्रावधान है और टेम्परेरी इंजंक्शन, माल की सुपुर्दगी जैसे कई ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेकर उपस्थित होऊंगा ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।